Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश। देखिए, अभी कल की वीडियो में हमने आप लोगों को बताया था वेरिकोसील के बारे में। हमने डिस्कस किया था कि वेरिकोसील कितना मेजर प्रॉब्लम है, वेरिकोसील क्या होता है। कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हमने कल आप लोगों को ऑलरेडी बताई हैं वेरिकोसील के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए, ताकि आज की इस वीडियो में जो चीज़ें हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपकी प्रॉपर समझ में आ सकें। तो वेरिकोसील के बारे में हमने कल आपको बता दिया था कि क्या होता है, वेरिकोसील की कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होती हैं, वेरिकोसील क्यों ज़्यादा इतना ख़तरनाक होता है, और क्या सच में वेरिकोसील की वजह से आपको इनफर्टिलिटी होती है। आज की इस वीडियो में बेसिकली हम आपको थोड़ा सा ओवर देंगे, वेरिकोसील को कैसे हम डायग्नोज कर सकते हैं, वेरिकोसील की वजह से क्या क्या परेशानी होती हैं, वेरिकोसील जब है आपको तो आपको क्या करना चाहिए, ट्रीटमेंट के क्या क्या ऑप्शंस हैं, और मेरे हिसाब से आप लोगों को वेरिकोसील अगर डायग्नोज हो जाए तो आप लोगों को किस तरीके से इसको लेना चाहिए। ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो वेरिकोसील अगर है आपको तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल वेरिकोसील से जनरली आमतौर पे कोई इतने ज़्यादा मेजर सिम्टम्स नहीं आते हैं। वेरिकोसील को डायग्नोज करने के लिए हम देखते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम लेफ्ट टेस्टिस में वेरिकोसील ज़्यादा होता है। तो जब एग्ज़ामिन किया जाता है तो हम लेफ़्ट टेस्टिस पर ही फोकस करते हैं। एक पॉइंट तो ये, और जिन लोगों का प्रोफेशन ऐसा होता है कि जो लोग बहुत ज़्यादा खड़े स्टैंडिंग पोजीशन में रहते हैं, खड़े रहते हैं, या फिर सिटिंग पोजीशन में रहते हैं, बैठे रहते हैं, या फिर जिन लोगों का हैवी लिफ्टिंग का वर्क होता है, भारी सामान उठाने और रखने का काम होता है, तो उन लोगों में वेरिकोसील काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है, अक्सर देखने को पाया जाता है। तो अगर ऐसा प्रोफेशन किसी का है और उनको वेरिकोसील दिखाई नहीं दे रहा है तो समझ जाइए कि वेरिकोसील इन लोगों को होगा नहीं, क्योंकि ऐसे लोगों में आम तौर पे वेरिकोसील प्रोमिनेंट होता है, बिल्कुल दूर से ही दिखाई देता है। दूसरी बात इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कि जब भी हम वेरिकोसील के लिए एग्जामिनेशन करते हैं तो उसमें टेस्टिकुलर एट्रोफी का काफ़ी ज़्यादा गौर किया जाता है कि कहीं ऐसे पेशेंट को टेस्टिकुलर एट्रोफी तो नहीं है। आम तौर पे ऐसे पेशेंट के जिनको वेरिकोसील होता है उन लोगों में टेस्टिकुलर एट्रोफी पाई जाती है। तीसरी बात, उनकी जब हिस्ट्री हम लेते हैं तो हार्मोनल इम्बैलेंस के सिम्टम्स उनकी हिस्ट्री में ज़रूर हमें देखने को मिलते हैं। हाँ, हार्मोनल इम्बैलेंस के जो है पॉइंट जो होते हैं वो हमें उनकी हिस्ट्री में देखने को ज़रूर मिलते हैं, क्योंकि वेरिकोसील की वजह से आम तौर पे हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल होता है वो काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाता है, कम हो जाता है। अगर ये सारी चीज़ें हमें मिल जाती हैं तब तो हम उसकी डायग्नोसिस बना सकते हैं विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन कि इस शख्स को वेरिकोसील है। लेकिन अगर हमें इसमें कन्फ्यूज़न होता है किसी भी तरीके से, है ना, बहुत सारी चीज़ों से हमें कन्फ्यूज़न हो सकता है, तब हमें इसकी जो है एग्जैक्ट डायग्नोसिस बनाने के लिए हमें कराना पड़ता है यूएसजी स्क्रोटम कलर डॉपलर। हम जब करा लेते हैं तब ये चीज़ें कंफर्म हो जाती हैं कि हाँ, इस पेशेंट को वेरिकोसील है या नहीं है, अगर है तो किस ग्रेड का है। ये सारी चीज़ें बिल्कुल प्रॉपर कंफर्म हो जाती हैं, डायग्नोसिस उसकी कंफर्म हो जाती है। ये चीज़ आपकी समझ में आ गई। अब अगर वेरिकोसील डायग्नोज हो गया तब ऐसी सिचुएशन में आप लोगों को क्या करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेरिकोसील अगर है आपको तो मैंने जैसे कि स्टार्टिंग में ही बताया था कि वेरिकोसील की वजह से जनरली किसी शख्स में कोई मेजर इश्यूज़ नहीं होते हैं, कोई ऐसा सिम्टम्स इसके नहीं आते हैं कि जिससे आपको फ़ौरन परेशानी लायक हो। फॉर एग्जांपल, किसी को अगर कहीं पेन होता है तो फ़ौरन पता चल जाता है कि यार मेरे इस रीजन में, इस एरिया में दर्द हो रहा है। कहीं अगर किसी शख्स को कभी बुखार आता है तो बुखार फ़ौरन दिखने लगता है। कुछ और दूसरे सिम्टम्स होते हैं वो फ़ौरन आदमी को एहसास दिलाते हैं, है ना, कि आपको ये प्रॉब्लम हो रही है। बट ये ऐसी प्रॉब्लम है कि जिसका कोई एकदम से सडन इफेक्ट नहीं होता है बॉडी में। इसकी वजह से वही परेशानियां होती हैं जो हमने अभी आपको पहले बताई हैं, है ना। हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, टेस्टिकुलर एट्रोफी होती है ना, और इसी तरीके से इनफर्टिलिटी होती है, आपके स्पर्म का काउंट जो होता है वो कम हो जाता है, मोटिलिटी डिक्रीज़ हो जाती है, स्पर्म की डिफॉर्मिटीज़ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, अब नॉर्मल स्पर्म बहुत ज़्यादा होने लगते हैं। तो इस तरह के इश्यूज़ होते हैं। तो अगर आपको इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं, फॉर एग्जांपल कोई शख्स ऐसा है कि बच्चे सब कुछ हो गए हैं, अब उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि स्पर्म कैसे हैं कैसे नहीं है, तो वो इसको इग्नोर भी कर सकते हैं, अवॉइड भी कर सकते हैं, है ना। तो उनको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। एक बात तो ये। दूसरी बात,
अगर आपको इसकी वजह से परेशानी हो रही है और आप चाहते हैं कि नहीं ये सब होना नहीं चाहिए, बॉडी हमारी नॉर्मल रहनी चाहिए, तब ऐसी सिचुएशन में मेडिकल साइंस के हिसाब से आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। एक तो होता है एम्बोलाइजेशन, जिसको हम लोग कहते हैं, उसको कहते हैं हम लोग कैथेटर डायरेक्टेड एम्बोलाइजेशन, कैथेटर डायरेक्टेड एम्बोलाइजेशन कहते हैं उसको हम लोग, है ना। दूसरा तरीका होता है जिसको हम लोग सर्जरी कहते हैं। ये दोनों तरीक़े ऐसे हैं कि जिनसे सिर्फ और सिर्फ हमने देखा है अक्सर कि टेम्परेरी बेसिस पर ही आपको रिलीफ मिलता है, क्योंकि ये पेशेंट ऐसे होते हैं कि जिनमें रिकरेंसी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और आम तौर पे हमने देखा है कि हमारे पास बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं कि जिन्होंने कैथेटर डायरेक्टेड एम्बोलाइजेशन भी करवाया, और बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं कि जिन्होंने सर्जरी करवाई है ना, वेरिकोसील की, लेकिन उसके बावजूद थोड़े दिनों के बाद उनको फिर से वेरिकोसील डेवलप हो जाता है। तो आम तौर पे जो सर्जन हैं, जो इस तरह के जो सर्जरीज़ जो हैं परफॉर्म करते हैं, उनका भी यही कहना है, ज़्यादातर सर्जन से हमारी बात हुई है ना, और हमने बहुत सारे रिसर्च पेपर भी देखे हैं, और इसके बारे में जो हमारे पास पेशेंट विज़िट करते हैं उनका भी हमने व्यू देखा है ना, उनकी भी जो कंप्लेंट्स हैं वो हमने सुनी है। तो एक नतीजे पर हम ये पहुँचे कि जो वेरिकोसील की सर्जरी है ना, चाहे वो पूरा कट करके उसको रिमूव किया जाए या फिर इम्बोलाइजेशन कराया जाए, दोनों ही मेथड ऐसे हैं कि जिसके बाद वेरिकोसील फिर से रिकरेंट होता है। रिकरेंसी का जो रेट है वो बहुत हाई है, ज़्यादातर लोगों में फिर से वेरिकोसील हो जाता है। तो जिस चीज़ से बचने के लिए आप वेरिकोसील की सर्जरी करा रहे हैं, जिस चीज़ से बचने के लिए आप वेरिकोसील का एम्बोलाइजेशन करा रहे हैं, लेकिन बाद में क्या हो रहा है, फिर से वो हो जा रहा है आपको, तो फिर ऐसे ट्रीटमेंट से क्या फ़ायदा। आप अपने आप को इतनी मुसीबत में भी डाल रहे हैं, है ना, इतना ज़्यादा कॉस्ट भी आप दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर से आपको वेरिकोसील हो जा रहा है। तो ये मेरे हिसाब से इसका कोई फ़ायदा नहीं है। टेम्परेरी बेसिस के लिए समझने के लिए, ये सोचने के लिए कि हाँ मेरा वेरिकोसील ठीक हो गया है, सर्जरी मैंने करा ली है, सिर्फ वक्ती तौर के लिए, तो ये फ़ायदेमंद आपके लिए है। लेकिन आप ये सोचें कि एक मरतबा सर्जरी करा ली हमने, दोबारा से वेरिकोसील आपको नहीं होगा, तो ये गलत है। वेरिकोसील की रिकरेंसी बहुत हाई है और अक्सर पेशेंट में हमने देखा है कि बार बार उनको वेरिकोसील होता है। तो अब ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? मेरी रिकमेंडेशन आप लोगों के लिए ये है कि अगर आपको वेरिकोसील है, किसी भी ग्रेड का हो, तो इसके लिए जो प्रिकॉशंस हम बताते हैं अपने पेशेंट को, वो प्रिकॉशंस आपको हमेशा फॉलो करने चाहिए। ना ही आप इसकी सर्जरी कराइए, ना एम्बोलाइजेशन कराइए, कुछ मत कराइए। इसके लिए जो नुस्खा है हमारा, डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 145, 1 महीने की डोज 480 रुपये के समथिंग, इसी के आसपास का रेट है इसका। 1 महीने की मेडिसिन 500 रुपये की आ जाएगी आपकी, 500 रुपीज़ की। कोरियर चार्जेस थोड़े बहुत एक्स्ट्रा पड़ सकते हैं आपको। जो डिस्प्ले पे नंबर हमारा शो हो रहा है, इसी नंबर पे आप कॉल करके उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बहुत इफेक्टिव नुस्खा है हमारा डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 145 वेरिकोसील के लिए, और बहुत सारे पेशेंट में अल्हम्दुलिल्लाह वेरिकोसील इवन ग्रेड 5 उनका जो है रिकवर हुआ, है ना। ग्रेड 5 वेरिकोसील बायलेटरल था, उनको बच्चे नहीं थे, बहुत परेशान थे। अल्हम्दुलिल्लाह इसी नुस्खे की बदौलत उनका वेरिकोसील ठीक हुआ, और हमने उनको और एडिशनल ट्रीटमेंट दिया इनफर्टिलिटी के लिए, स्पर्म काउंट के लिए। एज़ोस्पर्मिया से उनका केस उभरा, और उनके सीमेन में जो है स्पर्म आए, सीमेन एनालिसिस जब कराया गया तो स्पर्म काउंट भी उनका नॉर्मल हुआ, उनके यहाँ बच्चे भी हुए, सब कुछ होता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपके लिए बेहतर ये है कि आप सर्जरी की तरफ डायरेक्टली ना जाएं, थोड़े दिनों तक आप ट्राई करें, थोड़ा टाइम दें आप अल्टरनेटिव मेडिसिन को। यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में अल्हम्दुलिल्लाह इन सब बीमारियों का काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट है। वेरिकोसील भी आपका ठीक हो सकता है, इनफर्टिलिटी भी आपकी ठीक हो सकती है। बस ज़रूरत इस बात की है कि आप सही से इलाज करें और इसको थोड़ा सीरियस ले करके प्रॉपर ट्रीटमेंट को फॉलो करें। जिस तरीके से आप दूसरी पैथीज़ में इंपॉर्टेंस देते हैं, सही से ट्रीटमेंट करते हैं, डॉक्टर के कहने पर आप सारी बातें मानते हैं, इसी तरीके से आप यहाँ पर भी चीज़ों को फॉलो करिए और थोड़ा यकीन के साथ ट्रीटमेंट कंटिन्यू करिए। इंशाल्लाह धीरे धीरे आप देखेंगे खुद ही 1 महीने के अंदर ही लोग हमसे कहते हैं कि वेरिकोसील हमारा अब कम होता हुआ फील हो रहा है, दिखाई दे रहा है हमको कि वो घट रही है, जो स्वेलिंग होती है वो घटती हुई महसूस होती है विदिन मंथ। तो इस वजह से प्रॉपर जो एक्सरसाइजेज हैं आप उनको भी फॉलो करिए और सही से ट्रीटमेंट लीजिए। इंशाल्लाह आपका वेरिकोसील परमानेंटली क्योर हो जाएगा, है ना, दोबारा से रिकरेंस भी नहीं होगा और जो इनफर्टिलिटी है वो भी आपकी ठीक हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से ये जो मेथड है ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, ये ज़्यादा सूटेबल भी है आपके लिए। आप लोगों को इसको ज़रूर फॉलो करना चाहिए और वेरिकोसील से बचने के लिए इन सारी चीज़ों को जो बताई गई हैं आपको इनको फॉलो करना चाहिए और सही से अपना इलाज कराना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं
कि 2 वीडियोस में जो हमने आप लोगों को वेरिकोसील के बारे में इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है। आई होप कि आप लोगों की समझ में आई हो और आप लोगों को इन वीडियोस से फ़ायदा हुआ हो। तो कल की वीडियो में इंशाल्लाह हम कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और जो पॉइंट्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे एज़ोस्पर्मिया के बारे में, कि एज़ोस्पर्मिया क्या होता है, क्यों होता है, किन लोगों में होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और एज़ोस्पर्मिया अगर है तो आप कैसे उसको ट्रीट कर सकते हैं, ट्रीटमेंट के क्या बेस्ट ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं एज़ोस्पर्मिया की सिचुएशन में। तो कल की वीडियो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ज़रूर देखिए उसको, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि ये सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहें, और ये जो वीडियोज़ लेटेस्ट हमारी आती रहती हैं डिफरेंट टॉपिक पर वो आप तक पहुँचती रहें। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में। हम कल डिस्कस करेंगे आपसे एज़ोस्पर्मिया के बारे में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।